गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। द मिलियनर्स माइंड, थॉमस जे स्टैनले, पीएचडी। किस पे है ये बुक? अमीरों की सोच, गरीबों की सोच, यानी अमीर कैसे सोचता है, गरीब कैसे सोचता है, पूरी रिसर्च करके ये बुक लिखी गई है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिसर्च बेस्ड ही बुक लाऊंगा, तो देखते हैं कि क्या है इसमें, कि गरीब टाइप के लोग कैसे सोचते हैं और अमीर टाइप के लोग कैसे सोचते हैं। तो देखिए, रिसर्च स्टैनले ने की है, जो बुक के राइटर हैं। 733 733 सेल्फ मेड मिलियनर, जो बहुत ज़्यादा अमीर हुए अपने दम पे, अपने हार्ड वर्क के दम पे, उन पे इतने लोगों को उन्होंने रिसर्च में इंक्लूड किया, फिर ये बुक लिखी है। देखिए, कई बार ये बोला जाता है ना कि रिच दिखने से ज़्यादा अच्छा है रिच कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए, कि दिखने पे नहीं फोकस करना है, कैसे बनना है। तो ये बुक वही समझाती है कि कैसे बनना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करी गई है। जब बहुत ज़्यादा रिसर्च आपके सामने आएगी तो आपको थॉट क्लियर होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर हमेशा इमोशन से ड्राइव नहीं करना है, ट्रिगर नहीं करना है अपने आपको, थोड़ा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये बुक जो है, मैं कोई मोटिवेशन अपने हवा नहीं भरने वाला। ठीक है, ये नहीं होगा इस वीडियो में। ग्राउंड रियलिटी पे बात होगी पूरी तरीके से। ठीक है, वही बात कि इमोशन से ट्रिगर नहीं करूंगा, आपको हवा नहीं भरने वाला काम होगा मेरा, को क्लियर थॉट दूंगा। बने रहिए। तो देखिए, इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। हमेशा ये बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा तेज है, वो पक्का होगा कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी, बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। ठीक है, ये सोचते हैं लोग, नॉर्मली ऐसा माना जाता है। ये बुक कहती है कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपर है क्लास में, बहुत ज़्यादा क्लास में टॉपर बनते हैं, हो सकता है कि वो रिच हो, तो इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये बुक कहती है साफ साफ, रिसर्च करके बोल रही है। न्यूरोसाइंस क्या बोलता है इस मामले में? कारोल डवेक, स्टैनफोर्ड से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक थियरी दी, ग्रोथ माइंडसेट थियरी। पहले इसको समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट थियरी क्या है, उसके बाद समझेंगे। देखिए, ये बोलती है कि जो एवरेज लोग होते हैं, मतलब एक टॉपर होता है, एक एवरेज होता है। टॉपर होता है अपने आप को कहता है आई एम द किंग। ठीक है, एवरेज लोग जो होते हैं, एवरेज पीपल, वो क्या करते हैं? जो एवरेज पीपल है, वो इस बारे में इंटेलिजेंस होता है उनका कि वो अपनी कमी को पहचानते हैं। ठीक है, जब वो अपनी कमी को पहचानते हैं तो उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अपने मेहनत से, हार्ड वर्क से, स्किल सीखते हैं, खूब रिस्क लेने की क्षमता होती है उनमें। ठीक है, ये फोकस होते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे। एवरेज पीपल जो मिलियनर्स, लखपति बनते हैं, अमीर बनते हैं, वो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका इंटेलिजेंस इस चीज़ में है, क्योंकि वो पहचानते हैं अपनी कमी, और उस कमी को दूर करने के लिए इन सब पे फोकस करते हैं। हार्ड वर्क, स्किल पे, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं वो। टॉपर किस मूड में रहता है? टॉपर इस मूड में रहता है कि आई एम द किंग, मैं तो बन ही जाऊंगा, इस मूड में रहता है। अब इनको नहीं, ये जो एवरेज पीपल होते हैं, जो सोसाइटी में होंगे, क्लासरूम में होते हैं, तो उनको अपनी कमी पता होती है, कुछ को पता होती है। जिनको पता होता है वही निकल पाते हैं उन सब चीज़ों से, और वही अमीर बनते भी हैं। ये बुक जो कह रही है। ठीक है, तो इन सब पे फोकस करते हैं। तो ब्रेन साइंस के लेवल पे क्या होगा? देखिए, जो एवरेज है वो स्ट्रगल करता है। कई बार हम ये मानते हैं कि ये जो डोपामीन है केवल हैप्पी हार्मोन है। कई बार हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन डोपामीन एक्साइटमेंट, सरप्राइजिंग चीज़ों पे भी रिलीज होता है जब व्यक्ति स्ट्रगल करता है। मान लीजिए एवरेज पीपल, इन सब एवरेज पीपल अपनी कमी जानता है, अब उसको फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से। ठीक है, जब स्ट्रगल करता है तो उसके बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है, कुछ किया नहीं हुआ तो एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अच्छा चलो ऐसे नहीं हो रहा है, दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो ये रिलीज होता रहता है कंटिन्यूटी के साथ। और एक न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहता है कि जब ब्रेन एक चीज़ गलती करता है तो दूसरा तरीका बनाता है। मतलब ब्रेन पाथवे, एक तरीके से आपने कोई एक्स काम किया, वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो दूसरा पाथवे बनाएगा। ठीक है, इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि ब्रेन एक नया रास्ता बनाएगा, नई तरीके से खोजेगा, यानी नई चीज़ सीखेगा, तो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो क्या होता है ब्रेन के लेवल पे, जब आप स्ट्रगल करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी मजबूत होती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, नई नई चीज़ें बनती रहती है। तो एवरेज होने का मतलब क्या है? कि जब आपको अपनी कमी पता है, कमी फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। ये सब करने के दौरान ये जो न्यूरोकेमिकल है वो रिलीज हो रहा है, आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी इस चीज़ में मदद कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, जो मैंने अभी बोला कि अगर आप फेल होते हैं तो ब्रेन पे क्या होता है, नया पाथवे बनता है, नया पाथवे बनने लगता है, न्यूरल पाथवे, जिसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब एक चीज़ से किया, फेल हो गए, तो आपका ब्रेन दूसरा रास्ता बनाएगा, यहाँ भी फेल हो गए तीसरा रास्ता बनाएगा, यहाँ भी फेल हो गए चौथा रास्ता बनाएगा। ठीक है, बनाता जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो रास्ता बनाता जा रहा है, ब्रेन अडेप्ट कर रहा है हर चीज़ को, कि अच्छा ऐसे नहीं होगा ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हुआ ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हुआ ऐसे करेंगे। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन सीख रहा है।
ठीक है? तो ये मिलियनर्स में जो लखपति, करोड़पति सब बनते हैं, अमीर बनते हैं, वो लगातार यही सब करते रहते हैं। नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी उनमें एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है? ये पीछे का कारण है। ये न्यूरोसाइंस एंगल तो मैंने ऐड किया हुआ है। बुक में सीधा-सीधा ये बोला गया है कि जो एवरेज लोग हैं जिन्हें अपनी कमी पता है, वो हार्ड वर्क, स्किल वगैरह पे काम करते हैं, रिस्क लेने की क्षमता पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये न्यूरोसाइंस के अंदर मैंने ऐड किया ताकि थोड़ा जस्टिफाइड लगे। ठीक है? तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए स्कूल कॉलेज में एक टॉपर है, क्या बोलता है आई एम द किंग। एवरेज पीपल क्या करता है, अपने स्किल पे फोकस करता है। ठीक है? क्योंकि वो जानता है इस बात को कि मैं एवरेज हूँ, तो मुझे इस सब पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? देखिए दूसरी बात, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन हवा भरने वाला मामला है, क्या होगा उससे। डिसिप्लिन, हैबिट, ये काम आते हैं। तो जो मिलियनर्स होते हैं, लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, वो डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। ठीक है? अब देखिए साइकोलॉजी इसको प्रूव भी करेगी। साइकोलॉजी रिसर्च है, एक वॉल्टर माइशल है, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में पूरा बताने नहीं जाऊंगा, मैं उसका आउटकम बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट का कि क्या है। आप उसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। देखिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें कुछ बच्चों में डिलेड ग्रेटिफिकेशन देखा गया। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक समोसा आपको दिखाया जाए। ठीक है? दो बच्चे हैं, एक बच्चे को समोसा दिखाया जाए, एक बच्चा समोसा देखते ही झट से तुरंत पकड़ लेता है खाने के लिए, दूसरा बच्चा रुकता है। ठीक है? रुकता है, देखता है, सब सोचता है कि मेरे लिए फायदे का है कि नहीं है, खाऊंगा तो क्या होगा, सारी चीजें सोचने के बाद 10-15 मिनट के बाद हाथ बढ़ाता है। ठीक है? ये जो सोच समझ के हाथ बढ़ाने वाली बात है, ठीक है, इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है? आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो थोड़ा सोच समझ के लेट में फैसला ले। तो जो लोग ऐसे थे, जो बच्चे ऐसे थे डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले, वो फ्यूचर में काफ़ी बहुत ज़्यादा तरक्की किए, बहुत ज़्यादा अमीर वगैरह बने। ये रिसर्च इसको साबित करती है। अब देखिए ये डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या होता है, आप हर चीज़ सोच समझ के तयशुदा तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, तो ये एक तरीके का डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही है। अब देखिए न्यूरो साइंस क्या बोलती है इस मामले में, सारे एंगल से। डिसिप्लिन से क्या होता है, डिसिप्लिन से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है? जो सोचने समझने एनालिसिस करने लॉजिकल रीजनिंग ये सब ध्यान देता है, ये सब इसी से संभव होता है। तो जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। और जो इम्पल्स बाइंग होते हैं, यानी तुरंत कोई इच्छा हुई और उसको पूरा कर लिया, तुरंत इच्छा हुई तुरंत पूरा कर लिया, तो उनका अमाइगाडला हाईजैक हो जाता है। अमाइगाडला भी ब्रेन का हिस्सा है, जो डर गुस्सा इन सब चीज़ों से ये देखता है। डर गुस्से वाले जो मामले हैं ये देखता है इस सब चीज़ों को, तो ये हाईजैक हो जाता है। ठीक है? जो तुरंत तुरंत कोई इच्छा हुई पूरा कर लिया, तुरंत इच्छा हुई पूरा कर लिया, इससे क्या होता है, ये हाईजैक हो जाता है। तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत नहीं हो पाता। तो जो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। तो कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत है, काफ़ी सोचने समझने की क्षमता मजबूत है, और उनमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन है मतलब डिसिप्लिन में है। ठीक है? और जो गरीब टाइप का आदमी होता है, वो इम्पल्सिव बाइंग होता है, तुरंत इस पर कूद जाता है कोई भी चीज़ देख के। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बचपन में आपको बोला जाता होगा ना कि आप मम्मी बोलते हो कि शॉपिंग लिस्ट बनाओ, तो बैठ के शॉपिंग लिस्ट बनाते थे। जूता फट गया, तो ऐसी जगह से जूता फटा कि आप सिलवा के पहन सकते हैं, तो आपने सिलवा के पहन लिया। पुराने फर्नीचर को पॉलिश करवाया, फिर यूज़ किया। तो ये सब जो आप कर रहे हैं सब कंजूसी नहीं है, बल्कि ये ब्रेन की ट्रेनिंग है। किस चीज़ की? डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, डिसिप्लिन की। ये सब एक तैयारी है, ये ट्रेनिंग है ब्रेन की पूरी। मान लीजिए पुराना फर्नीचर हुआ, टूट गया, आपने तुरंत नया खरीद लिया। क्या हुआ? इम्पल्सिव बाइंग से कर लिया आपने, रुके नहीं। जूता फट गया, ऐसे एंगल से फटा कि आप उसको नया जो है खरीद नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप तुरंत जाके कूद के खरीद लिए। तो क्या हुआ? इम्पल्सिव बाइंग है आप। शॉपिंग लिस्ट मेकिंग, आपको बोला गया कि शॉपिंग लिस्ट बनाओ, थोड़ा मम्मी बोल रही हैं, आप ये हटाओ यार, नहीं बनाएंगे। इम्पल्सिव बाइंग है, ठहर नहीं रहे, रुक नहीं रहे। ठीक है? तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी आप पे नहीं है। तो क्या है, जो रिच है और जो पुअर है, जो पुअर है इसमें ये सब चीज़ें उनमें नहीं होंगी, वो नई नई चीज़ें तुरंत 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 खरीदेंगे। जो अमीर लोग होते हैं रुकते ठहरते हैं, आप चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है? अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाओ। अमीर बनने का मतलब ये है कि पैसा सेव रखो अपने पास। अपने पास पैसा ही नहीं होगा, रखोगे ही नहीं, सब उड़ा ही दोगे, तो फिर काहे का अमीर, बचेगा ही नहीं। अब देखिए तीसरी बात, अमीर लोगों में सोशल स्किल जबरदस्त होता है। सोशल स्किल जबरदस्त होता है। सोशल स्किल मतलब क्या? लोगों से बात करना, किस तरीके से ग्रेटिट्यूड दिखाना, बात करने का तरीका पता होता है उनको, आपको कन्विंस करने का तरीका पता होता है। ठीक है? ये बुकिश नॉलेज वाले नहीं होते कि बुक में जो लिखा है उसको रट मार के आगे बढ़ गए। ये सोशल स्किल बहुत ज़्यादा होता है, समाज में घूमे फिरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। ठीक है? तो जो मिलियनर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि स्किल से उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया,
स्किल से काफ़ी पैसा कमाया, डिग्री वग्री नहीं मिली, डिग्री वग्री से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। आप आस-पास देखते होंगे बहुत ज़्यादा अमीर वाले लोग होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास सोशल स्किल है, कुछ ना कुछ स्किल है उनके पास। उसी स्किल से उन्होंने पैसा छापा है खूब, खूब बनाया पैसा, डिग्री से नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, एक एवरेज पढ़ाई अपना तो करना है, जो एक शुरुआती पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन वगैरह वो तो करना है, लेकिन अपने स्किल पे फोकस करना है ज़बरदस्त। जो अमीर होते हैं इसी पे खेलते हैं। जितने भी अमीर हैं उनके पास कोई ना कोई बिजनेस स्किल है, कोई ना स्पोर्ट का कोई ना कोई उनके पास स्किल है जिनसे उन्होंने पैसा खूब बनाया। बोलने की स्किल हो सकती है, उससे कमाया, केवल डिग्री से नहीं हुआ। ठीक है, तो सोशल स्किल काफ़ी मैटर करता है। अब देखिए साइकोलॉजी के लेवल पे डेनियल गोलमैन, इन्होंने इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बात बोली थी। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? अपनी भावनाओं पे काबू पाना। ठीक है, पता हो कि आपको आपके अंदर कौन सी भावना कब निकल रही है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, और दूसरों की भावना भी समझते रहना। ठीक है, फीलिंग्स को समझ लेना, तो कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना। ठीक है, डेनियल गोलमैन कहते हैं कि जो बिजनेसमैन, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस जबरदस्त होता है, खूब। वो समझते हैं सामने वाले को। और ईक्यू का कोर भी क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का या इमोशनल क्वेश्चन का? बिजनेसमैन और लीडरशिप, जिनमें ये है वो ऐसे बनते हैं अमीर टाइप के, लीडर लीडर टाइप के लोग। ठीक है, तो ये एक डेनियल गोलमैन का कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी को समझाती है। न्यूरो साइंस के लेवल पे देखिए, सोशल बॉन्डिंग से क्या होता है, जो मैंने कहा ना कि सोशल स्किल होता है, सोशल स्किल में लोगों से मिलना जुलना जबरदस्त होता है उनका, समझते हैं लोगों को। तो सोशल बॉन्डिंग से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन न्यूरोकेमिकल है, बॉडी में रिलीज होती है आपके ब्रेन में। ठीक है, इससे क्या होगा, ट्रस्ट बनता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस बढ़िया होता है, स्टेबल इनकम आती है। इसका सोशल स्किल अच्छा है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट है अकॉर्डिंग टू द डेनियल गोलमैन कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, सब कुछ बेहतर है। तो क्या होगा, सोशल बॉन्डिंग जबरदस्त, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, अच्छा महसूस होगा उसको हमेशा। ठीक है, तो इससे लोगों को सामने वाले में ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे वो बात करता है, जिसके अंदर सोशल स्किल जबरदस्त है, जिससे भी वो बात करता है सामने वाला बड़ा खुश हो जाता है उससे कि ओ माय गॉड तुम तो बहुत अच्छा बात करते हो, अच्छा कन्विंस करते हो। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस बनता है उनका। कभी भी देखेंगे आप बड़े जो लोग होते हैं कभी मिसबिहेव करते हुए नहीं दिखेंगे, वो तरीके से आपको उड़ाना भी होगा तो तरीके से गायब कर देंगे, लेकिन कभी पब्लिकली ऐसा मिसबिहेव करते हुए नहीं दिखेंगे। जैसा हम लोग गरीब टाइप के लोग क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मार देंगे, पीट देंगे, गाली गलौज शुरू, ये जो ये करते हैं वही ये नहीं करते हैं अमीर टाइप के लोग। अमीर हमेशा से अमीर तुरंत नहीं बना है, वो भी यही था पहले। ठीक है, पर धीरे धीरे अपने में इंप्रूवमेंट करते 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 यहाँ आया है। तो जब आप ये सब आदतें छोड़ देंगे, धीरे धीरे करते हुए इधर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप भी यहाँ पहुँचने के बाद जब वापस से झाँकेंगे गरीब टाइप वाले कैटेगरी में जहाँ आप थे बाद पहले, तो आपको लगेगा कितना बेवकूफ़ था मैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से, सोशल स्किल वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसकी कम्युनिकेशन वीक है अपने पेशेंट से और मिसबिहेव भी करता है, बहुत चांस है कि उसका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जाते हैं नहीं है लोग दिखाने। एक तो कम्युनिकेशन वीक है, दूसरा कम्युनिकेशन वीक मतलब मिसबिहेव करता है, बात करते हुए तमीज़ से बात नहीं करता है। ठीक है, तो कोई नहीं जाएगा उसके पास, इनकम वैसे ही कम। और दूसरा डॉक्टर एक है जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, इम्पैथी भी दिखाता है, कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम हैं, आप चिंता मत करिए। इस तरीके से मान लीजिए 100 रुपये उसकी फीस हुई तो 80 रुपये किसी ने दिया, तो ये बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं, 20 रुपये बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो इससे सोशल बॉन्डिंग बनना शुरू होता है। अब मान लीजिए आप XYZ किसी इलाके में रहते हैं, वहीं दो टाइप के ऐसे डॉक्टर हैं, आप किसके पास जाना प्रेफर करेंगे? इसी के पास जाएंगे। सोशल स्किल जिसका जबरदस्त है वो कमाएगा को बेहतर। अब देखिए तीसरा, अरे सॉरी, अब देखते हैं चौथा, मैरिज को लेके। जो अमीर टाइप के लोग होते हैं उनकी मैरिज कैसे होती है, शादीशुदा लोग। ठीक है, कैसे होती है ये बताती है बुक कि 92% रिसर्च के बाद 92% मिलियनर्स जो है मैरिड है, और उनकी उम्र 27, 26, 28 के एज तक उनकी शादी हो गई, और 27, 28 तक शादी तो हो गई, और इनकी शादी स्टेबल भी रही। स्टेबिलिटी जबरदस्त थी, जिनकी शादी काफ़ी स्टेबल रही, जिनकी भी शादी काफ़ी स्टेबल रही, वो काफ़ी अमीर बने। क्यों? बताते हैं, पहले समझिए साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी का एक रिसर्च है, जॉन गॉटमैन, मैरिज या लव लाइफ बोलिए, इसी से नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, मैरिज या लव लाइफ। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जिनकी शादी जो है स्टेबल रही, ठीक है, जिनकी शादी स्टेबल रही काफ़ी, उनमें लोअर स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस बड़ी काफ़ी कम रहा। उससे क्या हुआ, उनका डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी बेहतर हुआ। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन का को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जो बॉडी में रिलीज होती है। जब मैरिज स्टेबल रहेगा तो स्ट्रेस क्या होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन ऑलरेडी लो होगा, तो जब लो होगा वो चीज़ तो अच्छे से सोच पाएंगे, जब अच्छे से सोच पाएंगे तो डिसीजन बेहतर होगा। ये रिसर्च साबित कर रही थी। तो जितनी भी आप देखेंगे अमीर, अंबानी को देख लीजिए, शादी स्टेबल है उनका,
ठीक है? काफ़ी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन दूसरी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबल है, इसीलिए सोच पाते हैं। गरीब टाइप का आदमी क्या होता है, शादी कर लेता है, फिर दिमाग दूसरी तरफ भगाता है, ठीक है? गड़बड़ी हो जाती है। न्यूरो साइंस के लेवल पे जो मैंने अभी बताया कि जो सपोर्टिव स्पाउस होगा, सपोर्टिव यानी सपोर्ट कर रहा है, तो कार्टिसोल क्या होता है? स्पाउस मतलब पति पत्नी, ठीक है? कार्टिसोल हार्मोन जो भी है, मैंने बोला स्ट्रेस हार्मोन है, लो रहता है। जब स्ट्रेस लो रहेगा तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है। रिस्क लेने की क्षमता मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त होती है कि रिस्क ले या ना ले, ठीक है? जब ये चीज़ स्टेबल होती है तो अमीरियत बढ़ने का चांस होता है। तो अमीर लोगों का मैरिज सिस्टम कैसा है? स्टेबल है। और जो गरीब टाइप के लोगों का मामला क्या है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हो जाता है गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। अब देखिए पांचवी बात, वोकेशन। बिग, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। वोकेशन मतलब पेशा, आपने कौन सा पेशा चुना हुआ है, ठीक है? देखिए बुक क्या समझाती है, बुक क्या बताती है कि रेट रेस क्या है? रेट रेस क्या है? जो एमबीए है, लॉ है, ग्लैमर की दुनिया में भाग रहे हैं, ये रेट रेस है, क्योंकि सभी कर रहे हैं इसको, सभी कर रहे हैं, तो इसको रेट रेस बोला। और पेशा कौन सा चुनना चाहिए, यानी नीश कौन सा चुनना चाहिए? वो जो बहुत स्ट्रांग हो आपका एरिया, वैसा पेशा चुनना जिसमें आप काफ़ी स्ट्रांग है, उस चीज़ को पकड़ लेना, उस पर ज़बरदस्त काम करना। अमीर लोगों की सबसे बड़ी निशानी, जिस चीज़ में वो मजबूत है उस चीज़ को पकड़ के काफ़ी मेहनत कर दिया तो अमीर बने, ठीक है? वो रेट रेस में नहीं फंसे। साइकोलॉजी क्या बोलती है? देखिए साइकोलॉजी में एक इकिगाई का कॉन्सेप्ट है, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इसको नेट पे सर्च करिएगा, पता चलेगा। इकिगाई क्या बोलती है? इकिगाई ये बोलती है कि आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा पेशा या कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसके लिए आप सुबह उठे, सुबह उठते हुए आपको दुखी महसूस ना हो कि क्यों उठ गया। सुबह उठे, उसके लिए काम करें, पूरी ताकत लगा दें, पूरा पैशनेट होकर उसके लिए काम करें। इकिगाई कॉन्सेप्ट यही समझाती है। इकिगाई क्या कर रही है? आपके पास एक रीज़न होना चाहिए जिसके लिए आप सुबह बिना किसी अलार्म के, बिना किसी चीज़ के लिए आप उठ जाएँ। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाते हैं। उनको सुबह इतना एक्साइटमेंट होता है कि बार-बार रात को सोएँगे, मान लीजिए 10 बजे सोया, 12 बजे उठ के घड़ी देखेंगे, सुबह हुआ कि नहीं? फिर 2 बजे उठ के देखेंगे सुबह हुआ कि नहीं? फिर उठ के 3 बजे देखेंगे सुबह हुआ कि नहीं? 4 बजते ही भागेंगे बाहर। 4 बजे बोलते हैं कि आदर्श रीति उठने उठ के निकल के भागेंगे बाहर। तो यही समझाती है कि एक रीज़न होना चाहिए, सुबह उठ के भागने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। तो इकिगाई कॉन्सेप्ट जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, नेट पे सर्च करके पढ़िएगा इसके बारे में। क्या बोल रही है? पैशन होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, मार्केट डिमांड होनी चाहिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म सक्सेस। मार्केट डिमांड एक एग्जांपल से समझाते हैं। इकिगाई कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक चाय की टपरी पे चाय बेचने वाला है, ठीक है? सुबह उठता है, पूरे पैशनेट के साथ इस मूड में है कि मैं इसको एक रेस्टोरेंट में बदलूँगा, बाद में एक होटल के रूप में बदलूँगा, ठीक है? सुबह उठता है, चाय की टपरी पे जाता है, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, यार चाय वाला, ठीक है? चाय बेच रहा है, चाय बेच रहा है। अब वो इतना पैशनेट है, उसको पता है कि चाय की डिमांड कहाँ है? चाय की डिमांड देखते हैं कि भीड़ वाले इलाके में, जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठहराव कम है, लोग सुबह उठते हैं, चाय पी के भाग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, भीड़ बहुत है, वहाँ पे लोगों की लाइफ़ बहुत फ़ास्ट है, तो चाय की दुकान खोल लेता है। अब एक दिन का उसने रेशियो निकाल लिया कि एक दिन में 2000 कप चाय बिक जाती है, क्योंकि इतनी भीड़ है। उसने चाय की टपरी खोल ली, ₹10 रखा चाय का 1 कप, अब सुबह उठ के खोल लिया दुकान। अब देखिए क्या होता है, ₹10 की चाय है, ₹10 की चाय, 2000 लोग उसकी चाय एक दिन में पी जाते हैं, 2000 लोग। अब एक एक दिन का इसका क्या बनेगा, कितना बनेगा? अब इसी में एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? ₹20,000। एक दिन में ₹20,000 उड़ा दे रहा है। एक दिन में 20,000 कमाया इसने। अब इसका जितना कॉस्ट कितना लगाया इसमें, मान लीजिए इसने कॉस्ट लगाया केवल एक दिन में 20,000 ले गया, कॉस्ट केवल कितना लगाया? मान लीजिए केवल ₹2,000 एक्स्ट्रा लगाया। माइनस करेंगे कितना हाथ में आया एक दिन में इसके? मैं बहुत बड़ी दुकान की बात नहीं बोल रहा हूँ, रास्ते में जो टपरी खोल लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 18,000। देखने में तो दूर से लगेगा कि यार टपरी वाला है, चाय वाला है, मज़ाक उड़ सकता है इसका, लेकिन 18,000 लगे। अब महीने का काउंट कर लीजिए इसमें 30 का, 30 इंटू करिए, 30 दिन का काउंट करिए पूरा, 18,000 से ही करिए, एवरेज मान लीजिए 18,000, 20,000 ले जा रहा है। इतना ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन इतना मान सकते हैं। काउंट कर लीजिए कितना जाएगा, जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? तो एक टपरी वाला अब क्या करेगा ये, एक तो टपरी चल रहा था, अब इसका सपना क्या था कि मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा। अब उसी इलाके में इसने रेस्टोरेंट को खोल दिया, ठीक है? टपरी से क्या हो गया, रेस्टोरेंट पे चला गया। और ये आप लोग सोच सकते हैं कि टपरी बंद कर देगा, नहीं करेगा, टपरी भी नहीं बंद करेगा। इसने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जो बहुत ज़्यादा, जैसे रोड पे गरीब है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास, जॉब चाहिए, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको हायर किया उसने। कहा एक एक टपरी, ऐसे जो टपरी इसने खुद खोल के रखी थी, क्योंकि इसका भी इसको प्रॉफिट पता है क्या है। जो लोग रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते वो टपरी पे बैठ के चाय पी सकते हैं। तो इसने क्या किया, सब टपरी वाले को हायर, मतलब जो कम एजुकेटेड थे, 10वीं पास, 5वीं फेल, इन लोगों को उठाया, इनको दे दिया एक एक टपरी।
अब हर जगह से 20,000, एक दिन का 20,000, एक दिन का 20,000, एक दिन का 20,000, एक दिन का 20,000, एक दिन अब रेस्टोरेंट जो खोला तो वो भी खोल लिया, वो भी चल रहा है। अब ये क्या करेगा, होटल खोल लेगा। इस तरीके से पैशनेट होकर ग्रोथ किया इसने। समझ में क्या हो रहा है? आप लोगों को लगेगा रेस्टोरेंट पे कूद गया तो टपरी बंद कर देगा, नहीं बंद करेगा। ये गरीब टाइप के लोगों का सोचेगा कि ये बंद कर देगा, नहीं करेगा। और छोटे छोटे लोगों को हायर कर लेगा। क्या महीने का दे देगा इनको 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है, और रख लेगा सारा पैसा। रेस्टोरेंट पे जम किया, रेस्टोरेंट भी चल रहा है, फिर होटल पे जम किया, होटल भी चल रहा है। शुरू में तो लग सकता है ना कि टपरी वाला है, टपरी वाला है, लेकिन टपरी वाला नहीं है, वो बिजनेस माइंड है। तो इकिगाई कॉन्सेप्ट, जो जापानीज कॉन्सेप्ट है, क्या समझाई अभी आपको समझ में आ गया हो कि क्या बड़ा गेम है। बस आपको थोड़ा खुलापन रखना होगा। जो हमेशा हर चीज के लिए साई बन जाते हैं, समा जाते हैं ना, गड़बड़ हो जाता है वैसे। तो ये मजाक उड़ा इसका कि टपरी वाला, लेकिन जंप कर गया इसने, कैफेटेरिया खोल लिया, खूब धीरे धीरे करके बड़ा एरिया बना लिया इसने। न्यूरो साइंस क्या बोलती है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, न्यूरो साइंस ये बोलती है कि जिस भी प्रोफेशन को आप पसंद करते हैं और उसके लिए काम करेंगे तो क्या होगा, डोपामीन, ये न्यूरोकेमिकल जो मैंने बताया, डोपामीन रिलीज होता है, और उसी काम को आप बरकरार रखें, उसी काम को बरकरार रखेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो बरकरार रखेंगे उसी काम को जिसको आप पसंद करते हैं, तो एक दिन आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस पीक पे चली जाएगी। तो वही बोला ना, टपरी वाला चाहे, रेस्टोरेंट वाला चाहे, फिर उसके बाद होटल, और तीनों आपको लगेगा कि एक खोला एक खोला, एक बंद कर दिया होगा, ये दोनों नहीं, बंद नहीं किया, इसको भी चलने दे रहा है पैरेलल, ये भी इस पे भी काम कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब छठा देखिए, घर, जमीन, इन सब चीजों को लेके अमीर क्या सोचता है, गरीब क्या सोचता है। ठीक है, अमीर की सोच ये होती है कि घर वगैरह जो है ये स्टेटस सिंबल नहीं है मेरे लिए, वो एसेट की तरह है मेरे लिए। और गरीब टाइप का आदमी क्या सोचता है कि घर, ये सब चीजें उसकी भावनाओं से ट्रिगर होती है। ये रैशनल होता है, अमीर रैशनल होता है, सोचता है कि मान लीजिए कि आज का एसेट जो जमीन में जहाँ पे रह रहा हूँ 10-15 साल से, 20 साल से, आने वाले समय में कितना महंगा हो सकता है। ठीक है, उसको पकड़ के रखेगा। जैसे ही लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज्यादा दाम उसको मिल रहा है, तो भावनाओं से ट्रिगर नहीं होगा कि ये धरती मेरी माँ है, इस मूड में नहीं रहेगा। वो कहेगा ठीक है, रैशनल होकर सोचना है। अब ये जगह छोड़ेगा, अब दूसरी जगह जाएगा, बेच देगा, 100 गुना दाम उसको मिलेगा तो बेच देगा। ठीक है, भावनाओं से ट्रिगर नहीं हुआ, उसने रैशनल होकर सोचा। गरीब टाइप का क्या होगा, ये धरती मेरी माँ है। अब ठीक है, ऐसा बोल तो रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट एक्वायर करने आ जाती है तब क्या करती है, तो गवर्नमेंट तो उठा ले जाती है, आप कितना भी चिल्लाते रहे। तो गवर्नमेंट सीधा बोलेगी कि नाटक मत करो यार, चुपचाप, अच्छा दाम मिल रहा है, निकलो यहाँ से, दूसरी जगह जाओ। तो जो भावनाओं से ट्रिगर होते हैं, गवर्नमेंट उनको हटाती है। जो रैशनल होता है, वो उसको जब दिखता है कि 100 गुना दाम मिल रहा है जमीन का, तो निकल जाएगा बेच के। ठीक है, बिजनेस वगैरह स्टार्ट करेगा कहीं जाके। तो मिलियनर थॉट क्या है, ओल्ड एरिया, ओल्ड हाउस, ये सब लोन इनका बड़ा कम होता है। ये जो ओल्ड एरिया बोल रहा हूँ, ओल्ड हाउस बनता है ना, इनको एसेट की तरह देखते हैं, असेट की तरह, कि बाद में इनको बेच देंगे दाम। अगर आज हमने 50 में खरीदा है, 50 लाख में, तो भविष्य में हमको 100 करोड़ मिल रहा है तो हम बेच देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं, इनका लोन वगैरह बड़ा कम होता है। अब देखिए, एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसी चीज को जस्टिफाई करेगा जो मैंने अभी बोला है। एक रिचर्ड थैलर है, इनको नोबेल प्राइज मिला है, किस चीज के लिए मिला है, मेंटल अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मेंटल अकाउंटिंग समझने का, कि अमीर कैसे सोचता है, गरीब कैसे सोचता है, रिच पीपल कैसे सोचते हैं, पुअर पीपल कैसे सोचते हैं। मेंटल अकाउंटिंग उसको आपको एक्सप्लेन करेगी। इसी चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, रिचर्ड थैलर, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में। तो देखते हैं पहले कि मेंटल अकाउंटिंग क्या है। देखिए, मेंटल अकाउंटिंग क्या है, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है। ठीक है, एग्जाम्पल के समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से, ब्रेन के दो खाने हैं ऐसे। अब मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया, ठीक है। तो मेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, खानों में बांटना। क्या करेगा आपका ब्रेन, क्या करेगा, इस 1,000 को कहेगा कि 500 रुपया तो चलो सैलरी है, ठीक है, 500 सैलरी है, 300 रुपये गिफ्ट के लिए रख लेते हैं, और ये जो 200 रुपया मिला है ये बोनस है हमारा। यानी 800 सैलरी है, जिसमें से 500 मान लीजिए हम अपने सैलरी को मान लेते हैं, 300 रुपया हम किसी को गिफ्ट देंगे, 200 रुपया तो बोनस मिला है। ये जो खाने बट रहे हैं, ये 1,000 पैसा आपके पास, 1,000 रुपया है, लेकिन उसको खानों में बांटा जा रहा है, डिवाइड कर, आपका ब्रेन डिवाइड कर रहा है इस चीज को। 500 रुपये यहाँ, 300 रुपया गिफ्ट में, 200 रुपया बोनस में चला गया। ये जो खानों में बांटना है, इसको मेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, मेंटल अकाउंटिंग। लेकिन इसको याद रखिए, थोड़ा और समझते हैं इसको। देखिए, सच्चाई में, रियलिटी में क्या है, सब 1,000 रुपया ही है, ये कोई अकाउंट में खानों में बांटने वाला चीज तो नहीं है। 1,000 मिला मतलब 1,000 ही है, आपका ब्रेन उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें गिफ्ट मनी और सैलरी मनी में डिवाइड कर रहा है। गिफ्ट मनी को क्या मान रहा है, जो गिफ्ट वाला पैसा है उसको मानेगी तो फ्री में है, यानी बोनस वाला पैसा, ये तो फ्री में, मान लीजिए 200 रुपये, ये तो चलो यार एक्स्ट्रा में फ्री में मिल गया है। और जो सीरियस वाला मनी क्या है, 800 रुपये, 800, ये तो सीरियस मनी है, इस पे इसको नहीं खर्च करना है, ये तो काफी सीरियस मनी है। और ये फ्री मनी है, इसको खर्च कर दो।
इसको कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था रिचर्ड को, ये समझाने के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मेंटल अकाउंटिंग जैसे गरीब आदमी कैसे मेंटल अकाउंटिंग में हैंडल करता है, और मेंटल अकाउंटिंग अमीर आदमी कैसे हैंडल करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक घर है, जो शुरू में मैंने एसेट दिया था, एसेट समझाया था। एक घर है, तो मेंटल अकाउंटिंग क्या करेगा, मेंटल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग गरीब आदमी के लिए लैंड और होम क्या है, वो इमोशन से ट्रिगर हो रहा है। ये धरती मेरी माँ है, इस मूड में है, ठीक है। तो ये इमोशन से ट्रिगर हो रहा है। अब इसको 4 गुना दाम दे, 5 गुना दाम दे, 100 गुना दाम दे, बेचेगा? चांस है? नहीं बेचेगा। मान लीजिए 50 लाख का जमीन खरीदा, लेकिन करोड़ों मिल रहे हैं इसको, 100 करोड़, 1000 करोड़ देने को ऑफर है, नहीं बेच रहा है, इमोशनल होकर सोच रहा है। अब ये आया अमीर आदमी। अब देखिए इसके पास भी लैंड है, जमीन है, सब है। अब इसको बेचा, बोला कि मान लीजिए आपने 50 लाख की आपकी जमीन है, हम आपको 1000 करोड़ देते हैं, क्या बेचेंगे? ये तुरंत कहेगा बेचो, तुरंत बेच देगा, कहेगा बेचो। क्यों? क्योंकि जो ये जमीन लिया हुआ है, जितनी जमीन है एरिया इसकी, ये 1 करोड़ में और जगह खरीद सकता है, और दूसरी जगह जाके ले लेगा, और जितने पैसे बचेंगे बिजनेस में लगा देगा, और ज्यादा एसेट बनाएगा। समझ में आया कि पैसे को यहाँ पे क्या हुआ, मेंटल अकाउंटिंग कैसे हैंडल हुआ, ये जो जमीन वगैरह है, ब्रेन कैसे खानों में बांट दिया, इसको इमोशन में डाल दिया। रैशनल ब्रेन में जाने के बजाय इमोशनल ब्रेन में चला गया, दूसरे खाने में डाल दिया। इसने क्या किया, इसी चीज का अमीर आदमी का जो सोच है, इसने क्या किया, इसने रैशनल माइंड, यानी इसका फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत है, तो इसने फ्रंटल कॉर्टेक्स में डाल दिया, इसने इमोशनल वाले ब्रेन में डाल दिया। अरे सॉरी, इसने फ्रंटल कॉर्टेक्स में डाल दिया, इसने इमोशनल ब्रेन से हैंडल नहीं हुआ, ये रैशनल हो गया। ये पीक की तरह, रॉकेट की तरह आगे चला गया, और ये रॉकेट की तरह गरीब हो गया। और भी चांस था इसके पास, लेकिन इसने नहीं किया। ये मेंटल अकाउंटिंग सिखाती है आपको, एक्सप्लेन कर, इसके लिए मिला था नोबेल प्राइज। तो हल्की बात तो है नहीं। लेकिन न्यूरो साइंस को कैसे एक्सप्लेन करेगी, जो स्टेटस चेजिंग है उसमें डोपामिन रिलीज होगा, बाद में क्रैश हो जाएगा। जो स्टेबिलिटी वाले होते हैं उनमें सीरोटोनिन रिलीज होगा, और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये वाला कौन सा है, ये गरीब टाइप वाले लोगों में है। ये किसमें है, ये अमीर वाले लोगों में। जो रैशनल है, ये जो इमोशनल से ट्रिगर हो रहा है। स्टेटस चेजिंग मतलब क्या, जो मैंने बोला ना कि ये मेरा जमीन मेरी सब कुछ है, मेरी सारी चीजें, धरती मेरी माँ वाला मोड है, ये तो इनमें भी डोपामिन रिलीज होगा। ये भी न्यूरोकेमिकल है। तो इनको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, बहुत बढ़िया डिसीजन ले लिया, इनके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। जो रैशनल पीपल होंगे उनके अकॉर्डिंग तो बोलेंगे कि भाई कि तुमको 50 लाख की जमीन 1000 करोड़ मिल रही थी, तुमने नहीं लिया तो तुम तो बेवकूफ हो, इस मूड से सोच सकते हैं। थॉट प्रोसेस है सबका। तो इनमें डोपामिन रिलीज हो गया कि मैंने तो मना कर दिया 1000 करोड़ रुपए को, और हमने जमीन बचा ली। और यहाँ स्टेबिलिटी वाले में क्या है, जो रैशनल होकर सोचा, उनमें सीरोटोनिन रिलीज हुआ, ये भी एक न्यूरोकेमिकल है। इनमें सीरोटोनिन रिलीज है जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। तो न्यूरो साइंस भी इसको एक्सप्लेन कर रही है। ये बता रही है कि जब इस तरीके का आप डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन से हार्मोन उसमें रिलीज हो रहे होते हैं। ये न्यूरो साइंस एक्सप्लेन कर रही है इस चीज को। अब देखिए छठा, सॉरी सातवां, रिस्क टेकर या गैम्बलिंग। अमीर आदमी रिस्क टेकर होता है कि जुआ खेलता है? तो इसका जवाब है कि अमीर आदमी रिस्क लेता है, जुआ नहीं खेलता। वो जाके ताश का पत्ता उठाए और लगे ताश फेंकने, इस मूड में वो कभी नहीं रहता, ठीक है। जो अमीर आदमी की सोच क्या होती है, वो कसिनो, लॉटरी, इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा। बहुत ही प्यारा शब्द दिया गया है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वो, कैलकुलेटेड रिस्क, याद रखिए इसको। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब कि मैं लॉटरी खेलूंगा, मैं कसिनो खेलूंगा, तो इसमें मेरा फायदा क्या है? एक तो इमेज भी बेकार हो रही है, एक तो इमेज तो खराब हो ही रहा है, दूसरा पैसा जाएगा इसमें। तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट, इसको बोलेंगे कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। क्या करना चाहिए मुझे, ये सब तो नहीं करना चाहिए। तो करता क्या है, वो बिजनेस में रिस्क लेता है। और बिजनेस में जो अमीर टाइप के लोग होते हैं, जो बिजनेस में रिस्क लेते हैं, उसको रिस्क नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। मान लीजिए मैं हार भी गया या मैं लुट पिट गया, तो मैं प्रिपेयर हुआ उसके लिए, मैं, मेरी प्रिपरेशन चली, मेरी तैयारी चल रही है, इस तरीके से सोचते हैं वो। देखिए साइकोलॉजी में एक टर्म है प्रोस्पेक्ट थियरी, प्रोस्पेक्ट थियरी, इसको कैनमैन एंड वर्स्की ने दिया है। प्रोस्पेक्ट थियरी, कैनमैन एंड वर्स्की ने इसको, इस थियरी को दिया है। क्या कहती है थियरी, देखिए, गैम्बलिंग इज इक्वल टू लॉस चेजिंग। गैम्बलिंग करना लॉस चेजिंग है, ठीक है, लॉस है अपना पूरा। और जो बिजनेस रिस्क है, जो बिजनेस में आप लोग रिस्क लेते हैं, उसमें एक संभावना है, एक तैयारी है। मतलब संभावना ये है कि अगर आपने जो आप कर रहे हैं बिजनेस में, अगर आपने रिस्क लिया, अगर चल गया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप आगे बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोला है इस थियरी ने समझाने के लिए, प्रोस्पेक्ट थियरी, कि गैम्बलिंग एक फालतू चीज़ है, और जो बिजनेस रिस्क है इसमें संभावना है कि अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप काफ़ी अमीर होंगे, काफ़ी बेहतर होंगे, ठीक है। तो ये थियरी बोलती है साइकोलॉजी के लेवल पे। अब न्यूरो साइंस के लेवल पे देख लीजिए, प्रिपरेशन से क्या होता है, मतलब आप बिजनेस में प्रिपेयर हो रहे हैं तो क्या होगा, आपका फियर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल एग्जाम है, आपने नहीं पढ़ा है, तो डर ज़्यादा लगता है फेल हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपने खूब पढ़ा है, तैयार किया हुआ है, तो डर कम लगता है। ठीक ठीक वैसे ही समझिए, न्यूरो साइंस इसको एक्सप्लेन करती है इसी चीज़ के लिए, आप प्रिपेयर है तो आप में फियर कम रहता है। अगर आप इन्हें एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, कार्टिसोल। ठीक है, तो चाहे ब्रेन की एक्सरसाइज हो चाहे बॉडी की एक्सरसाइज हो, हर तरीके से आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, फियर कम होता है। तैयारी से फियर कम होगा, एक्सरसाइज से फियर कम होगा, हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं रिलीज होगा, कोर्टिसोल कम होगा। ठीक है, तो जो अमीर आदमी होते हैं क्या करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं, उसका रिस्क लेते हैं, जुआ ताश इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। उनका सीधा गोल है कि मुझे ये करना है, इसी में रिस्क लेना है। अगर एक जुआ जुआ टाइप का है, हारा तो हारा, फिर से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी याद करिए, किया हार गए, फिर दूसरा स्टार्ट किया हार गए, फिर स्टार्ट किया हार गए, तो न्यूरल पाथवे बनते रहता है और इनका फ्रंटल कॉर्टेक्स जबरदस्त होता चला जाता है दिन पे दिन, क्योंकि नई चीजें वो कर रहे हैं हमेशा। तो गैम्बलिंग नहीं करते, ये गैम्बलिंग को कहते हैं मूर्खता है। जुआ वगैरह खेल रहे हैं बैठ के, उनका काम ये है ही नहीं, कभी नहीं खेलते जुआ। आपको लगता है ना जुआ खेलता कौन है, गरीब टाइप का आदमी। आपको देखेंगे, अब चले जाइए बिहार में, आपको किनारे बैठे बैठे, या दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पार्क दिखेगा जहाँ पे बैठ के सब ताश खेल रहे होंगे, ऐसे ऐसे फेंक रहे होंगे, ऐसे फेंको फेंको फेंको, इस मूड में रहेंगे। तो आपने देखा होगा। तो थॉट प्रोसेस समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका। अगर आपको समझ में आया हो ये बुक, तो अपने हिसाब से पढ़िए भी इसको। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और भी जब पन्नों से गुजरेंगे तो आपको समझ में आएगा थॉट प्रोसेस कैसे क्लियर होता है आपका। द मिलियनर्स माइंड, थॉमस जे स्टैनली, पीएचडी। रिसर्च बेस्ड बुक है, रिसर्च करके लिखी गई है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे रैंडम है और बुक लिख दी, रिसर्च करके लिखी गई है पूरी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है ISPCSSC। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल फीमेल केवल यही देखेंगे, थर्ड जेंडर भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।